काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम हिंदी का महामैराथन देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप यूपी टेट के एग्जाम में हिंदी विषय में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब दोस्तों इसमें होगा या रा लावा व्यंजनों को हम अंतःस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, या रा लावा व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और सा खा साहा व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और दोनों से प्रश्न जरूर यूपी टेट के एग्जाम में बनता है। तो एक एक प्रश्न आप सभी लोग यहाँ ध्यान से देखते चलिए। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ओष्ठ ध्वनि है। आपको चारों विकल्प पढ़ना है। ओष्ठ ध्वनि दोस्तों किसे कहते हैं पहले आप ये जान जाइए। ओष्ठ ध्वनि ऐसे ध्वनि के उच्चारण से संबंधित है दोस्तों जिसे बोलने पर दोनों ओठ स्पर्श करते हों। जैसे आप ला को बोलिए, ला को बोलेंगे तो आपका ओठ जो है स्पर्श नहीं करेगा। रा को बोलेंगे तो यह भी, इसमें भी ओठ स्पर्श नहीं करेगा। सा बोलने पर भी स्पर्श नहीं करता है। लेकिन आप फा बोलेंगे तो इसमें आपका ओठ जो है दोनों ओठ स्पर्श करता है। तो इसका मतलब ओष्ठ व्यंजन क्या है? आपका फा ध्वनि है। ठीक है, तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें सही है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए इनको। निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है दोस्तों? पहले आप ये समझ जाइए दोस्तों कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन दोस्तों, ऐसे व्यंजन जो प्रत्येक वर्ग में पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर आते हों। ठीक है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर जो होता है वह अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जितने अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वह भी आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें आपको अल्प प्राण बताना है। यहाँ पे आ स्वर है, यह जो है आपका अल्प प्राण नहीं है। का देखिए, का और गा, का जो है ये का वर्ग का पहला अक्षर है दोस्तों। हमने कहा है कि जो पहला अक्षर होता है वह अल्प प्राण होता है। इसके बाद तीसरा और पांचवा, तो गा देखेंगे, गा ये तीसरा है, खा के बाद गा आता है। तो का पहला है, खा दूसरा है, गा तीसरा है। इसका मतलब का और गा यहाँ जो दिया है यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्प प्राण है। यह पहला और तीसरा स्थान ग्रहण कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है आपको यह बताना है। अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं ऊष्म व्यंजन सा खा साहा जो होते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें सही हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताइए, वाक्य के प्रारंभ में पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे नहीं। वाक्य के अंत में या वाक्य के मध्य में? तो वाक्य के मध्य में तो बिल्कुल नहीं होता। कहां होता है इसका प्रयोग दोस्तों? वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है पूर्ण विराम का। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति में उपसर्ग आपको बताना है। विकल्प आपके नीचे है। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग होता है आपको बताना है। क्या अत्युक्ति में अधि होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। दूर भी नहीं होगा, ऊन भी नहीं होगा, लेकिन अति उपसर्ग होगा। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग होगा? अति उपसर्ग होगा दोस्तों। देखिए उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों वह शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ध्यान रखना, उपसर्ग जो होते हैं वह शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वह शब्दों के अंत में लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। एक एक प्रश्न ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं। रेलगाड़ी शब्द क्या है? हर टॉपिक से प्रश्न मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पे रेलगाड़ी शब्द क्या है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है या संकर शब्द है? आपका जवाब होगा दोस्तों रेलगाड़ी एक संकर शब्द होता है दोस्तों। संकर शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेल जो है एक भाषा अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है यह हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं से यहाँ पे रेलगाड़ी शब्द बन रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे रेलगाड़ी जो है संकर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप लोग बताइए, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों के अंत में लगता है। तो लेखक में का प्रत्यय लगा है? आप कहेंगे नहीं। इक भी नहीं लगा है, आक भी नहीं लगा है,
क्या लगा है? अक लगा है। आपका जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा जाता है और उपसर्ग से भी प्रश्न पूछा जाता है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए दोस्तों। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग होगा? अति तो नहीं होगा, अधि भी नहीं होगा, आ उपसर्ग भी नहीं होगा दोस्तों, लेकिन अभि उपसर्ग होता है। अभिशाप में अभि उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है दोस्तों? आपको बताना है। क्या यह सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है? दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? सलमा घर जाती है, सलमा घर नहीं जाती है तब निषेधात्मक होता, आज्ञार्थक भी यहाँ नहीं होगा, इच्छार्थक भी नहीं होगा। आपका जवाब होगा सरल वाक्य दोस्तों। सलमा घर जाती है यह एक सरल वाक्य है। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सजावट शब्द का प्रत्यय आपको बताना है दोस्तों। सजावट शब्द का प्रत्यय क्या आव होगा? नहीं, आवट होगा या आहट होगा या टा होगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, आहट तो बिल्कुल नहीं होगा, टा भी नहीं होगा, लेकिन आवट प्रत्यय आपका हो जाएगा। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आवट प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। क्या होगा आप लोग बताइए? क्या कवियत्री होता है कि कवित्री होता है, या फिर नीचे विकल्प है कवयित्री होता है या कविता होता है? तो कविता नहीं होता है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? कवयित्री होता है। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं हिंदी में दोस्तों। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं आपके सामने। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है आपको बताना है। को और के लिए कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे आप लोग एक बार सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यहाँ पे को के लिए किसके लिए प्रयोग किया? संप्रदान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक यहाँ पे होगा दोस्तों। को और के लिए ये जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो यह जो है आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब लड़का पेड़ से गिरा में कारक आपको बताना है कि कौन सा कारक है इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे संप्रदान होगा या कर्म होगा या अपादान होगा या करण होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? अपादान से अलग होने के अर्थ में, जब कोई चीज अलग किया जाता है, जैसे यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा, इसका मतलब लड़का जो है पेड़ से अलग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दर्शक शब्द में लिंग व प्रत्यय की पहचान करिए। तो दर्शक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? आप कहेंगे दर्शक एक पुल्लिंग शब्द है। प्रत्यय पूछा जाएगा तो दर्शक में कौन सा प्रत्यय होगा? अक होगा या आ होगा? तो आपका जवाब दोस्तों अक होगा। क्या होगा? अक। तो इस तरह से आपका पुल्लिंग भी है और अक प्रत्यय लगा हुआ है दर्शक में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपको बताना है। गाय, गाय क्या व्यक्तिवाचक है? पहाड़, यमुना, आम, आपका जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा दोस्तों यमुना। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना दोस्तों यह नदी को सूचित कर रहा है, एक नदी का नाम है और नदी का व्यक्तिगत नाम यहाँ पे यमुना है। जैसे गंगा होता है, ठीक है, वैसे यमुना है। तो यमुना आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब सदैव शब्द में कौन सी संधि है? देखिए संधि से भी प्रश्न पूछा जाता है। सदैव संधि, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है या गुण संधि है या फिर वृद्धि संधि है या विसर्ग संधि है? तो ट्रिक मैंने बताया था दोस्तों, जिसमें 2 मात्राएं लगी होती हैं उसमें कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संधि से फिर से है, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी क्या होगा आप लोग बताइए। क्या द्वधन आवप होगा, द्वधन अपि होगा, द्वधन अयापी होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों द्वावपी का जो संधि विच्छेद होता है वह द्वधन अपि होता है। क्या होता है? द्वधन अपि होता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखना, यह जो है अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मनहधर रमा में कौन सी संधि है? तो आप इसे पहचान गए होंगे, यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, दो बिंदी है, तो इसका मतलब यहाँ पे विसर्ग संधि ही होगा। तुरंत आप विसर्ग संधि लगा देंगे। मनहधर रमा में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है किस शब्द में गुण संधि है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। तो हमने आपको बताया था जिसमें एक मात्राएं होती हैं वह गुण संधि का उदाहरण होता है, ट्रिक बताया था। तो भारतेंदु में एक मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भारतेंदु गुण संधि का उदाहरण है। दो मात्राएं जिसमें होती हैं वह वृद्धि संधि का होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। पवन का संधि विच्छेद बताइए दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधन अवन, पाधन वन, पोधन अन या पौधन अन। तो आपका जवाब क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद दोस्तों पोधन अन होता है। क्या होता है? पोधन अन बराबर क्या होता है? पवन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे अब, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधन अक, पोधन वक या पाधन उन या पीधन अक। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका जवाब होगा पौधन अक बराबर क्या होता है? पावक होता है। पहला ऑप्शन ही सही है, पौधन अक बराबर पावक होता है। तो ध्यान से एक एक प्रश्न आप लोग देखते चलिए। अब यहां से समास शुरू हो गया आपका। दोस्तों प्रतिदिन में समास आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। द्विगु समास तो नहीं होगा, जिसमें संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दोस्तों यह कौन सा है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि यह अव्यय से शुरू हो रहा है, प्रति से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास आपको बताना है। अकाल पीड़ित का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकाल से पीड़ित। यहाँ पे से शब्द कारक चिन्ह है, यह जो है यहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे छिपा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय में तो विशेषण विशेष से होता है आप कहेंगे, द्वंद्व में और शब्द या योजक लगा होता है, बहुब्रीहि में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, लेकिन तत्पुरुष समास आपका यह हो जाएगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप है। ठीक है, तो अकाल पीड़ित का मतलब अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए। जय पराजय में कौन सा समास है आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जय और पराजय इसका विग्रह हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा होगा? द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा कि तत्पुरुष होगा? तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, द्विगु में संख्यावाची होता है, तत्पुरुष में आपका कारक चिन्ह का लोप होता है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रशेखर शब्द में समास आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिखर पर जिसके चंद्रमा होता है मतलब कि किसके? भगवान शंकर के। तो यहाँ पर तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? क्या तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चौराहा में समास आपको बताना है, तो चौराहा में क्या होगा? चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राहों का समाहार। इसमें दोस्तों देखिए संख्यावाची है, तो संख्यावाची है तो बहुब्रीहि तो नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु आपका हो जाएगा दोस्तों। द्विगु जो है संख्यावाची होता है, ठीक है, बहुब्रीहि तीसरे पद की ओर संकेत करता है। द्वंद्व में योजक और चिन्ह का प्रयोग होता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। दशानन में समास आपको बताना है दोस्तों। दशानन में कौन सा समास है? दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण की ओर यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, तो क्या यह द्विगु होगा? द्विगु नहीं होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या द्वंद्व होगा? आपका जवाब होगा यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि दशानन तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को आप लोग देखते जाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है यह वीडियो। रसोई घर में समास आपको बताना है दोस्तों। रसोई घर का मतलब क्या होता है? रसोई घर का मतलब होता है रसोई का घर। तो फिर से का बीच में यहाँ पे छूट रहा है, मतलब कि छिपा हुआ है, तो कारक चिन्ह अगर छिपा हुआ है तो वहां पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। और तीसरे पद की ओर जब संकेत करता है तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व में और शब्द बीच में आ जाता है, अव्यय में अव्यय से शुरू होता है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है आपको बताना है। तो थोड़ा बीमार है तो कौन सा है? क्या परिमाण है, काल है? काल तो दोस्तों नहीं होगा, स्थान भी नहीं होगा, रीति भी नहीं होगा, यह दोस्तों परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति का अर्थ नहीं है, आपको बताना है। भक्ति का अर्थ क्या नहीं है? भक्ति का अर्थ होता है दोस्तों सेवा करना भी होता है,
पूजा करना भी भक्ति का अर्थ होता है, श्रद्धा भी ये भक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन कविता यह भक्ति का अर्थ बिल्कुल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। इनमें से अगला शब्द का अनेकार्थी नहीं है, आपको बताना है। तो अगला का अनेकार्थी आगे भी होता है दोस्तों, आगामी भी होता है, सामने भी होता है, लेकिन दुविधा नहीं होता है दोस्तों। डी ऑप्शन देखिए, दुविधा जो है यह अगला शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं हर टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। अमृत का अनेकार्थी नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अमृत का अनेकार्थी स्वर्ग होता है, जल भी होता है, पारा भी होता है, लेकिन दूल्हा यह जो है अमृत का अनेकार्थी नहीं होता है। नेक्स्ट है, जंगम का विलोम शब्द बताइए। जंगम का विलोम क्या होगा? अगम होगा, दुर्गम होगा, अस्थावर होगा या चंचल होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों, जंगम का विलोम अस्थावर होता है। ठीक है, जंगम का विलोम दोस्तों यहाँ पे अस्थावर आपका सही हो जाएगा। सृष्टि का विलोम आपसे पूछा गया है, सृष्टि का क्या होगा? विसृष्टि होगा, प्रलय होगा या व्यस्त होगा या समष्टि होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। पी ऑप्शन आपका सही है, प्रलय आपका राइट हो जाएगा। उपकार का विलोम शब्द आपको बताना है, विकार होगा, अनुपकार होगा या फिर अपकार होगा या तिरस्कार होगा? तो दोस्तों उपकार का विलोम क्या होता है? आपका जवाब होगा अपकार होता है। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखते चलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्री गणेश शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या होता है? इति होता है कि इतिश्री की अथ या इत्यालय? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। निंदा शब्द का विलोम आपको बताना है, क्या होता है? स्तुति, संस्तुति, संवेदना या स्तुमन? तो आपका जवाब दोस्तों इसमें निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। कथित का विलोम आपको बताना है, कथित का विलोम क्या? कथ्य होता है, अकथ्य होता है, अकथित होता है या कथनी होता है? आपका जवाब होगा कथित का विलोम दोस्तों यहाँ पे अकथित होता है। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। नैसर्गिक क्या होगा? सत्कृत होगा कि चमत्कृत कि प्राकृतिक कि चतुर्दिक? तो आपका जवाब होगा दोस्तों नैसर्गिक का विलोम प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कटि, हस्त, कर, हाथ। तो यहाँ पे हस्त, कर, हाथ ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। कट ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, आंख का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों। आंख का क्या होता है? चश्म, अभ्र, विभु, वय। तो आंख का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वह चश्म होता है। ए ऑप्शन देखेंगे आपका सही हो जाएगा, चश्म ऑप्शन आपका राइट है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो घोड़ा का कौन सा नहीं है? घोड़ा का दोस्तों अश्व भी होता है, सैंधव भी होता है, घोटक भी होता है, लेकिन यात उद्धान यह जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है दोस्तों आपको बताना है। तो मोर का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? कलापी होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोर का पर्यायवाची दोस्तों कलापी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए मुहावरा से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। आपका जवाब होगा दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों आप लोग बताइए। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? धोखा देना या चाणक्य होना या चुगली करना या असर ना होना? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा चुगली करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। नेक्स्ट है, अवसर का लाभ उठाना, इसका अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना या आकाश पाताल एक करना या फूलों ना समाना या अंगारों पर पैर रखना? आपका जवाब होगा बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों आपको बताना है। तो दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना? आपका जवाब होगा दोस्तों ईर्ष्या से जल उठना। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ होता है दोस्तों ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? गीधना होगा, गृह होगा, क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए गीधी या गीध होगा। आपका जवाब क्या होगा? गीध होता है। गृध शब्द का क्या पूछा गया है?
गृध शब्द का तद्भव पूछा गया है तो आपका गीध हो जाएगा। ठीक है, ईख शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है तो ईख का तत्सम रूप क्या होगा, गन्ना होगा या इख होगा या इच होगा या इक्षु होगा। तो आपका जवाब इसमें दोस्तों इच्छु हो जाएगा। इच्छु जो है यह गीध का तत्सम रूप होता है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। घोटक का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों, घोटक का तद्भव रूप पूछा गया है अश्व घोड़ा तुरंग। आपका जवाब होगा घोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका घोटक शब्द का तद्भव घोड़ा सही हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है दोस्तों, बताना है। चीनी भाषा, जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा। आपका जवाब है चाय जो है यह चीनी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे भी हैं। मोर का तत्सम क्या है दोस्तों, बताइए। मयूर, मयूर, मोयूर, मयूर। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा बी ऑप्शन, मयूर होता है। मोर का तत्सम क्या होता है, मयूर होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, क्या है इसमें शुद्ध, शुद्ध से भी शब्द प्रश्न आता है। मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण या मानकीकरण। आपका जवाब होगा मानवीकरण होता है, यह सबसे शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है, कुमुदनी होगा, कुमुदनी होगा या कुमुदन होगा या कुमुदनी होगा। आपका जवाब क्या होगा, कुमुदनी। ये दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है दोस्तों, कुमुदनी, यह आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, इनमें से चारों में से पढ़िए शुद्ध वाक्य कौन सा है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, तो यह तो गलत हो गया। ठीक है, डाकू के पैरों में हथकड़ियां है तो पैरों में हथकड़ियां नहीं लगती हैं, गलत है। यह ऐतिहासिक घटना है या आपका भौदी। सबसे इसमें सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, सबसे सही आंसर आपका यह ऐतिहासिक घटना है, यह सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है आपको बताना है, क्या ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है या मैथिली है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रज भाषा में लिखा गया है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, मर्माहत, मरमहित, मरमहुत या मर्माहुत। तो आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसे हम मर्माहत कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक शब्द से भी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी प्रश्न आता है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या होता है, शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। आपका जवाब होगा शाश्वत होता है। जो हमेशा रहने वाला होता है दोस्तों वह शाश्वत होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातव्य। आपका जवाब होगा जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु। नेक्स्ट है, अब अलंकार यहां से शुरू हो जाता है। अलंकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। फूले कांस सकल महिषाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जनु शब्द आया है, आप ध्यान रखना, जिसमें जनु शब्द आ जाए या मनु आ जाए, मनहु आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको ध्यान रखना। यमक में जब एक ही शब्द या एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाते हैं तब वहां यमक अलंकार होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तरन तनुजा तट तमाल में देखेंगे ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है दोस्तों वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। आपका जवाब क्या होगा, उपमा होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा या श्लेष होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया है। कनक शब्द यहाँ पे 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक का धतूरा होता है, एक का सोना होता है। इसका मतलब आपका यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है दोस्तों वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखना, आपका उपमा अलंकार होता है। पापी में कौन सा विशेषण है, क्या यह संख्यावाची है, आप कहेंगे नहीं। सार्वनामिक है, यह भी नहीं। परिमाण है, यह भी नहीं। यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। पापी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है आपको बताना है दोस्तों। 14 है, 15 है, 18 है या 22 है।
आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां से देखिए लेखक से प्रश्न पूछा गया है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? आपका जवाब क्या होगा? रंगे राघव, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। आपका जवाब होगा वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने ही मृगनयनी उपन्यास लिखा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या